2023 की सियासत की आज ये आखिरी खबर लिखी जा रही है। आप लोग जानना चाहेंगे कि 2023 के पूरे साल में हरियाणा में किस पार्टी का और किस नेता का क्या जलवा रहा, कौन से नेता को फायदा रहा, कौन से नेता को नुकसान रहा, कौन सी पार्टी ऊपर गई, कौन सी पार्टी नीचे गई और कुल मिलाकर किस नेता और किस पार्टी को कितने नंबर मिले। हम सभी पार्टियों के नेताओं को लेकर 0 से लेकर 10 तक के नंबर हम रखते हैं और पूरे साल की परफॉर्मेंस के हिसाब से, पूरे साल की गतिविधियों के हिसाब से, पूरे साल की रैलियों के हिसाब से, पूरे साल के विवादों के हिसाब से हम सभी नेताओं को निष्पक्षता के साथ हम नंबर देने का प्रयास करेंगे और उम्मीद है कि आप लोग भी हमारी इस कसौटी पर, हमारे इस आकलन पर, हमारे इस कैलकुलेशन से सहमत होंगे। नेताओं के लिए 2023 का साल बेहद चुनौतीपूर्ण रहा और हरियाणा के तमाम छोटे बड़े नेताओं ने अपने आप को मजबूत करने के लिए कोई कोर कसर नहीं रखी। ऐसे में सभी बड़े नेताओं की सियासत के ट्रैक को समझने के लिए, पूरे 2023 के साल में उनकी उपलब्धियों को जानने के लिए और उनकी विफलताओं को गिनने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन जब हमने सभी नेताओं और सभी पार्टियों के रिकॉर्ड को खंगाला, उनकी पूरी गतिविधियों की गहराई में जाकर पड़ताल की, तो साफ तौर पर सभी नेताओं के लिए अलग अलग से नंबर निकलकर सामने आ गए। सबसे पहले हम शुरू करेंगे 10 नंबर से और सबसे अंत में जाएंगे 0 नंबर पर। पूरे 2023 के साल में सबसे ऊपर 10 में से 10 नंबर लेने में सफल रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर पूरे साल में कई विवादों में जरूर घिरे रहे, लेकिन ये सच्चाई है कि मनोहर लाल खट्टर पूरे शानो शौकत के साथ 2023 में अपनी सरकार चलाते रहे। उनके सामने कोई चुनौती नहीं आई, विपक्ष उन्हें घेरने में नाकाम रहा, पार्टी के अंदर तमाम विरोधी नेता उनके सामने निपट गए और बीजेपी हाईकमान ने और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में आकर उनकी पीठ थपथपाने का काम किया, जिसके चलते कहा जा सकता है कि 2023 के साल में मनोहर लाल खट्टर सरदार साबित हुए हैं, असरदार साबित हुए हैं और उन्हें 10 में से 10 नंबर दिए जा सकते हैं। नंबर 9 पर रहे हैं हुड्डा फैमिली, यानी 10 में से 9 नंबर लेकर नंबर 2 पर रही है हुड्डा फैमिली। भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा पूरे साल फुल एक्टिव रहे। पार्टी हाईकमान द्वारा उनको फ्री हैंड नहीं दिए जाने के चलते और संगठन नहीं मिलने के चलते उन्हें 1 नंबर कम दिया जा रहा है। और लेकिन पूरे साल की पॉलिटिकल गतिविधियों के आधार पर हुड्डा फैमिली को 10 में से 9 नंबर हासिल हो रहे हैं। हुड्डा फैमिली ने अपने आप को मजबूत करने के लिए लगातार कार्यक्रम किए, लगातार रैलियां की। सभी जिलों के कार्यक्रम करने के बाद अब हुड्डा फैमिली विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से जन आक्रोश रैलियां कर रही हैं। इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा ने भी अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके, अलग से सम्मेलन करके अपने आप को मजबूत करने के लिए हर मुमकिन प्रयास किया, इसलिए उन्हें 10 में से 9 नंबर मिलते हैं। 8 नंबर पर रही SRK तिगड़ी। SRK तिगड़ी यानी शैलजा, रणदीप और किरण चौधरी ने पूरे साल में भूपेंद्र हुड्डा फैमिली को टक्कर देने के लिए कोई कोरसर नहीं रखी। तीनों नेताओं ने मिलकर साथ चलने का ऐलान किया, तीनों ही नेताओं ने मिलकर कार्यक्रम भी किए, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उनकी चुनावी ड्यूटियां लग जाने के चलते वो उतने जोरदार तरीके से अपने ज़्यादा संख्या में कार्यक्रम नहीं करवा पाए जो होने चाहिए थे। लेकिन हाईकमान की ड्यूटी लगने के चलते इन नेताओं को मजबूरी में दोनों जिम्मेदारियां निभानी पड़ी। लेकिन SRK तिगड़ी ने मजबूती के साथ अपने आप को हुड्डा फैमिली के साथ खड़े करके रखा, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हार जाने के चलते, कांग्रेस की पराजय होने के चलते 2 नंबर रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा के कट गए हैं और इसलिए उन्हें 10 में से 8 नंबर मिल रहे हैं। नंबर 7 पर रहे गब्बर मंत्री यानी अनिल विज। अनिल विज पूरे साल हाईलाइट में रहे। वो मुख्यमंत्री से टकराने से नहीं झिझके, वो अपने विभाग में इंटरफेरेंस के खिलाफ हो गए। उन्होंने 60 दिन तक स्वास्थ्य विभाग का कामकाज नहीं देखा। उन्होंने अपने विभाग में किसी भी तरह के एंट्री को, किसी भी तरह के इंटरफेयर को पसंद नहीं किया और वो लगातार विरोधियों के लिए भी और लगातार अफसरों के लिए भी चुनौती बने रहे। अनिल विज के साथ टकराने के लिए ना तो कोई नेता तैयार हुआ और अधिकारी भी उनके नाम से थर थर कांपते रहे। अनिल विज ने पूरे साल में लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा अधिकारियों को सस्पेंड किया। इसके अलावा पुलिस विभाग के भी लगभग 300 आईओ को उन्होंने सस्पेंड करने के आदेश दिए। गब्बर के नाम के हिसाब से अनिल विज लगातार अपनी भूमिका पर खरे उतरते रहे। वो बेशक विवादों में भी रहे, बेशक उनके लिए नई चुनौतियां भी आई, लेकिन इसके बावजूद वो 10 में से 7 नंबर लेने में कामयाब रहे हैं।
नंबर पर 6 पर रहे हैं कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद बीजेपी में गए। बीजेपी ने राजस्थान की सियासत में बिश्नोई वोट हासिल करने के लिए कुलदीप बिश्नोई को सह प्रभारी बनाकर वहां पर भेजने का काम किया और कुलदीप बिश्नोई वहां पर लगभग 6 महीने तक लगातार एक्टिव रहे और वहां पर बीजेपी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने का काम किया। कुलदीप बिश्नोई ने 27 सीटों पर बीजेपी के लिए जनप्रचार किया और उनमें से 21 सीटों पर बीजेपी विजय रही। इस जीत का सेहरा भी कहीं नहीं कुलदीप बिश्नोई के सिर पर बंधा और बीजेपी हाईकमान के सामने कुलदीप बिश्नोई की पॉजिटिव पोजीशन बनी और उनकी खोई हुई सियासत, उनकी भटकी हुई सियासत को अब नया रास्ता मिलने के आसार बन गए हैं। कुलदीप बिश्नोई को 10 में से 6 नंबर मिले। वीरेंद्र सिंह को 5 नंबर दिए जा सकते हैं। वीरेंद्र सिंह ने लंबे अरसे के बाद जींद में बड़ी रैली करके अपना शक्ति प्रदर्शन करने का काम किया। ये सभी लोग जानते हैं कि वीरेंद्र सिंह इस समय बीजेपी के अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं। वो बीजेपी से बाहर जाना चाहते हैं, वो बीजेपी का जेजेपी से गठबंधन तोड़वाना चाहते हैं। उन्होंने साफ तौर पर इस रैली में ऐलान कर दिया कि अगर बीजेपी के साथ जेजेपी का गठबंधन रहेगा तो उन्हें पार्टी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। बीजेपी हाईकमान से उन्हें बड़ा आश्वासन मिला है, जिसके चलते वीरेंद्र सिंह ने अपना बीजेपी छोड़ने का फैसला टाल दिया। अब देखने की बात यह कि वीरेंद्र सिंह 2024 में क्या फैसला लेते हैं, लेकिन वीरेंद्र सिंह ने पूरे साल में बीजेपी की सियासत के अंदर खुद को चर्चा में रखा। उन्होंने अपनी रैली के लिए पूरे हरियाणा का दौरा करके अपने समर्थकों को लामबंद किया और अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रैली का आयोजन जींद में किया। इस रैली के बदौलत ही वीरेंद्र सिंह को 10 में से 5 नंबर दिए जा सकते हैं। नंबर 4 पर रहे राव इंद्रजीत, यानी राव इंद्रजीत को 10 में से 4 नंबर दिए जा सकते हैं। राव इंद्रजीत भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने लगातार डटे रहे, उनकी खट्टर के साथ पटरी नहीं बैठी। राव इंद्रजीत लगातार अहिरवाल की सियासत में अपने वजूद को बचाने में सफल रहे। राव इंद्रजीत अभी भी अहिरवाल की पॉलिटिक्स में सबसे कद्दावर नेता हैं। 10 साल के बीजेपी की सरकार में उनकी खट्टर साहब के साथ ट्यूनिंग नहीं बैठी, लेकिन इसके बावजूद राव इंद्रजीत अपना रसूख बचाने में भी सफल रहे हैं। राव इंद्रजीत अपना जनाधार बचाने में भी सफल रहे हैं और राव इंद्रजीत अभी भी अहिरवाल की सबसे बड़ी सियासी पावर के तौर पर खुद को स्थापित करने में सफल रहे हैं। बेटी आरती राव के लिए राव इंद्रजीत 2024 में बीजेपी की टिकट चाहते हैं। वो मिलेगी या नहीं मिलेगी वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन 2023 के साल में राव इंद्रजीत अपना रसूख बचाने में सफल रहे, इसलिए उन्हें 10 में से 4 नंबर दिए जा सकते हैं। नंबर 3 पर रहे अभय सिंह चौटाला। अभय सिंह चौटाला इसमें इनेलो के सर्वे सर्वा हैं। वो इनेलो की मजबूती के लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन अभय सिंह चौटाला की सारी कसरतें बेकार होती नजर आ रही हैं, क्योंकि उन्हें वो जन समर्थन नहीं मिल रहा है जिसकी वो उम्मीद कर रहे हैं। अभय सिंह चौटाला ने 25 सितंबर पर कैथल में बड़ी रैली का आयोजन भी किया, लेकिन उनकी रैली में इंडिया गठबंधन का एक भी नेता नहीं आया, जिसके चलते इंडिया गठबंधन में इनेलो को शामिल होने की उनकी मुहिम फुस होकर रह गई और उनकी पूरी मुहिम को जोरदार झटका लगा। अभी तक इनेलो मजबूत पार्टी नहीं बन पाई है। अभी तक इनेलो बीजेपी और कांग्रेस के बराबर की सियासी ताकत हासिल नहीं कर पाई है। इस नाकामी के चलते ही अभय सिंह चौटाला 10 में से सिर्फ 3 नंबर हासिल कर पाए हैं। नंबर 2 पर रहे ओम प्रकाश धनखड़। ओम प्रकाश धनखड़ सिर्फ 2 नंबर हासिल कर पाए हैं। ओम प्रकाश धनखड़ के ऊपर बीजेपी हाईकमान ने बड़ी जिम्मेदारी डालने का काम किया था, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया था। वो 3 साल तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, लेकिन वो बीजेपी के साथ जाट वोटरों को जोड़ने में पूरी तरह से नाकाम रहे। वो अपनी भूमिका में खरे उतरने में नाकाम रहे। उनकी अगुवाई में बीजेपी के अंदर सामाजिक और क्षेत्रीय व जातीय संतुलन बिगड़ गया, जिसके चलते बीजेपी हाईकमान को उन्हें पद से हटाने पर मजबूर होना पड़ा। बेशक उन्हें एडजस्ट करने के लिए केंद्रीय संगठन में पद दिया गया है, लेकिन ये सच्चाई है कि ओपी धनखड़ अपनी जिम्मेदारियों पर खरा उतरने में फेल रहे, इसलिए उनसे पद ले लिया गया और अब उनकी सियासत पर खतरे के बादल मंडरा गए हैं। तमाम तरह की नाकामियां और पद से हटाए जाने के चलते ही ओपी धनखड़ को 10 में से सिर्फ 2 नंबर ही मिले हैं। 10 में से 1 नंबर मिला है दुष्यंत चौटाला को। दुष्यंत चौटाला जेजेपी के मुखिया हैं, हरियाणा के डिप्टी सीएम भी हैं। दुष्यंत चौटाला ने बड़ी हसरतों के साथ राजस्थान में विधानसभा का चुनाव लड़ा। दुष्यंत चौटाला का ये दावा था कि वो राजस्थान में भी किंग मेकर बनेंगे, हरियाणा की तरह सत्ता में साझीदार बनेंगे और जेजेपी राजस्थान की सियासत में बड़ी एंट्री मारने का काम करेगी।
लेकिन दुष्यंत चौटाला के सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी और उनके 19 प्रत्याशी मिलकर सिर्फ 51,000 वोट ही हासिल कर पाए। ये भी कह सकते हैं कि राजस्थान के चुनाव में जेजेपी की दुर्गति हो गई और इस दुर्गति के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार दुष्यंत चौटाला ही हैं। दुष्यंत चौटाला ने राजस्थान में चुनाव लड़कर बीजेपी के साथ भी दुश्मनी मोल लेने का काम किया, उसके साथ अपने संबंधों को खराब करने का काम किया, जिसके चलते चंडीगढ़ में आने के बावजूद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुष्यंत चौटाला के साथ मुलाकात नहीं की। दुष्यंत चौटाला की गिरती हुई सियासत के लिए, उनकी विफलताओं के लिए और जेजेपी को हाशिए पर डालने के लिए दुष्यंत चौटाला को 10 में से सिर्फ 1 नंबर मिलता है। सबसे नीचे 0 नंबर पर रहे मंत्री संदीप सिंह। संदीप सिंह इस समय विवादों से घिरे हुए हैं। महिला कोच के शोषण को लेकर उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। संदीप सिंह ने खेल विभाग का चार्ज तो छोड़ दिया, लेकिन उन्हें मंत्री पद नहीं छोड़ा। वो लगातार विवादों में घिर रहे हैं, वो लगातार सरकार की बदनामी करा रहे हैं, वो लगातार पार्टी की बदनामी भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने मंत्री पद छोड़ने का साहस नहीं दिखाया है। यानी वो अपने दामन पर कलंक लगने के बावजूद भी अपने पद पर बैठे हुए हैं। चारों तरफ उनकी आलोचना हो रही है, लेकिन वो कुर्सी से चिपके हुए हैं। उनके खिलाफ तमाम नेगेटिविटी को देखते हुए उन्हें 10 में से सिर्फ 0 नंबर मिला है। इस तरह से हमने आपको बताया है कि हरियाणा के टॉप नेताओं में से 2023 के साल में किस नेता की क्या परफॉर्मेंस रही। जहाँ तक पार्टियों की बात है, बीजेपी सबसे ऊपर पार्टी रही। 2023 के साल में बीजेपी को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में मिली भरपूर जीत का फायदा मिला है और वो दोबारा से तीसरी बार हरियाणा में जीत की हकदार बन गई है। कांग्रेस बेशक से लगातार आपसी गिरेहती में छिड़ी हुई है, आपसी खेमेबाजी में फंसी हुई है, लेकिन अभी भी कांग्रेस ज़्यादा कमज़ोर नहीं हुई है। वो बीजेपी के पीछे पीछे चल रही है और वो बीजेपी को विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर देने का काम करेगी। बेशक लोकसभा चुनाव में बीजेपी का पलड़ा काफ़ी भारी है, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच आमने सामने का घमासान होने के आसार हैं। जननायक जनता पार्टी, इनेलो, आम आदमी पार्टी और बीएसपी के लिए 2023 का साल बिल्कुल खराब रहा। उनके जनाधार में कोई भी वृद्धि नहीं देखी गई और ऐसे में उनके लिए सत्ता के दरवाजे या सत्ता की भागीदारी मुमकिन नजर नहीं आती है। यानी इन चारों ही पार्टियों के लिए 2023 का साल किसी भी तरह से सुखद नहीं रहा है। 2024 के साल में सभी नेताओं और सभी पार्टियों के परफॉर्मेंस को जानने के लिए, उनके सियासी भविष्य को जानने के लिए और उनके चुनावी परिणामों को जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।